गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुप्रभात। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल। इसमें आज का टॉपिक है फ्रेंड हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, ठीक है, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए बिना देरी के। निम्नलिखित में कौन द्रविड़ भाषा या द्रविड़ परिवार की भाषा है? ठीक है, भाषा नहीं, द्रविड़ परिवार की भाषा है। उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़। तो फ्रेंड, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है? तो कन्नड़ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, और आप देखिए क्यों। तो देखिए हिंदी भी किस भाषा की है फ्रेंड? तो हिंदी भी द्रविड़ की है। ठीक है, हिंदी हमारी भारोपीय है। ठीक है, उड़िया भारोपीय है, बंगला, असमिया ये सब भारोपीय है, जबकि कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षा में बना हुआ है फ्रेंड। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बेजवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या फिर मगध। तो फ्रेंड, बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बनारस की क्षेत्रीय बोली को काशिका कहा जाता है। अवध की क्षेत्रीय बोली को वैशवाड़ा कहा जाता है। काशिका का दूसरा नाम भोजपुरी है। ठीक है, यानी बनारस का जो क्षेत्र है, बनारस में आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग भोजपुरी बोलते हैं और इसी को ही काशिका कहा जाता है। जबकि अवध की बात करें तो अच्छा, ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है कि बैसवाड़ी किस बोली का नाम है? तो ये अवधी बोली का नाम है, या अवध की क्षेत्रीय बोली को क्या कहा जाता है? बैसवाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची, कैथी। तो फ्रेंड, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा आप देखते चलिए, ये टेबल है फ्रेंड। ठीक है, लिपि की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए ब्राह्मी लिपि से दो शैली निकली है, कौन कौन सी? तो दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। तो दक्षिण शैली में क्या आता है? दक्षिण में फ्रेंड द्रविड़ परिवार की भाषा आती है, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तर की बात करें या उत्तरी की बात करें तो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और सिद्ध मातृका लिपि। अब आइए देखते हैं कि देवनागरी लिपि का कैसे विकास होता है। तो देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है फ्रेंड? तो देखिए, चाहे इसे आप गुप्त लिपि कह देंगे और चाहे इसे आप कुटिल लिपि कहेंगे या फिर सिद्ध मातृका, तीनों एक ही लिपि है, याद रखेंगे। और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और शारदा लिपि का विकास हुआ, या शारदा ही है। ठीक है, तो शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा लिपि का विकास 10वीं शताब्दी में हुआ और देवनागरी लिपि का 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे या फिर कुंभनदास थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? ठीक है, कीर्तनकार पूछा गया तो कुंभनदास थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का शैली प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप के कवियों का जीवन क्रम है फ्रेंड। देखिए, पहले 4 वल्लभाचार्य के थे, फिर विठलनाथ के थे, ये तो आप जानते ही हैं। तो 4 जो वल्लभाचार्य के थे, इनका मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, सुख पक, सू से सूरदास, कु से कुंभनदास, पा से परमानंद और का से कृष्ण। ठीक है, तो देखिए, और इसमें अभी आपने देखा कि कीर्तनकार कौन थे? तो कीर्तनकार फ्रेंड कुंभनदास थे। और कुंभनदास का जीवन काल क्या है? तो 1468 से 1583 ईस्वी। जन्म स्थान इनका जमुनावती, उत्तर प्रदेश। गुरु तो जान ही रहे हैं आप। सूरदास का भी 1478 है और मृत्यु कब है? तो 1583 ईस्वी। जन्म स्थान सीही, उत्तर प्रदेश। परमानंद दास का 1493 ईस्वी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कृष्णदास का 1496 से 1578 ईस्वी, चिलौतरा, गुजरात। ठीक है, और गोविंद दास का कब है? तो 1505 से 1585 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु समय है।
आंतरी राजस्थान, गुरु इनके विट्ठलनाथ हैं। ठीक है। क्षीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म समय 1515 से 1585 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास का 1530 से 1585, जमुनावती उत्तर प्रदेश। नंद दास का 1533 से 1583 ईस्वी, रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, चंपू काव्य है या फिर रूपक काव्य है। अब बताइए पद्मावत किसका ग्रंथ है। तो इन्होंने खुद बता दिया कि ये जायसी का ग्रंथ है। ठीक है। जायसी का ग्रंथ है 1540 ईस्वी। पूछा गया है इसका मतलब कैसा काव्य है, तो ये रूपक काव्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। आइए देखते हैं। और ये उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनों में नंदलाल किसकी पंक्ति है। सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या फिर मीराबाई की। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है बहुत आसान सी पंक्ति, लेकिन इसमें सभी कृष्ण भक्त हैं। ठीक है। लेकिन किसके नैनों में बसे हैं नंदलाल, तो आपको इसका आंसर देना है फ्रेंड। तो बसो मेरे नैनों में नंदलाल किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति मीराबाई की है। जबकि ऐसी एक पंक्ति है फ्रेंड, बसो मेरे नैनों में दो चंद। ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी, ये तो श्री भट्ट की है। ठीक है। ऐसी ही पंक्ति एक सूरदास की भी देखने को मिलती है। हो सकता है आगे अभी क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे, बसो मेरे नैनों में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे कर के छूटत, ये सूरदास की पंक्ति है। नौ मरकत मणि श्याम मणि गम ब्रज वाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, ये नंदलाल की है। ठीक है। कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी, ये कृष्णदास की पंक्ति है। किसकी है, कृष्णदास की पंक्ति है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, नियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। देखिए जियत, यहाँ पे जियत मिलता है कहीं कहीं पे, पर यहाँ पे नियत दिया गया है। तो नियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार, ये पंक्तियाँ किसकी है, बिहारी की है, रसलीन की है, केशवदास की है या फिर घनानंद की है। ठीक है। तो फ्रेंड, अमी हलाहल मत भरे स्वयं स्यात रत्नार। ठीक है। ये पंक्ति तो रसलीन की है, लेकिन यहाँ पे दिया किसको गया है, बिल्कुल रसलीन को ही दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुझे लगा घनानंद आंसर में है, लेकिन रसलीन भी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सभी मित्रों से एक अनुरोध है, विरोध नहीं है भाई, अनुरोध है कि सेशन को शेयर करें। जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है, चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप है कोई या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, शेयर करें और अपने फ्रेंड मित्र जो भी आप जुड़े हुए हैं सभी के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं। ठीक है। और एक क्लास हमारी बीपीएससी बिहार स्टेट के लिए आ रही है फ्रेंड, है तो वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो जीके जीएस से टीच है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। डेली एक क्लास आपको मिलती है फ्रेंड। देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप प्रभात, ये बिहारी की पंक्ति है। अति सूधो सने कुमारक, जहाँ नैकु शयानप वाक नहीं, ये घनानंद की पंक्ति है। जदप सुजात सुलक्षणी सुब्रत सुरस सुब्रित, भूषण विनु न विराजें कविता बनता मित्र, ये केशवदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, बरबे रामायण किसकी रचना है, सूरदास की, तुलसीदास की, नंददास की या फिर केशवदास की। तो फ्रेंड, बरबे रामायण तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, बरबे नारायण, बरबे रामायण या बरवा, ये तुलसीदास का, साहित्य लहरी सूरदास का, रास पंचाध्यायी नंददास का, विज्ञान गीता केशवदास का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है फ्रेंड, हिंदी पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप देख ही रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और इसका समय है 1877 ईस्वी। मासिक पत्रिका है, ये प्रयाग से निकलती है। बाला बोधनी 1874 ईस्वी, भारतेंदु की है। मासिक है, बनारस से निकलती है।
सदादस 1874 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक हैं। मासिक है, काशी से निकलता है। भारतेंदु का है फ्रेंड, ये भारतेंदु नाम पत्रिका का नाम है। भारतेंदु का नहीं है लेकिन ये ठीक है। तो भारतेंदु नाम से पत्रिका किसने निकाली फ्रेंड? राधाचरण गोस्वामी ने 1884 ईस्वी में। और ये निकलती कहाँ से थी? स्थान कहाँ पे है इसका? तो वृंदावन है। अगले प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन या फिर मुक्तिबोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ किसकी पंक्ति है फ्रेंड? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। ठीक है, मतलब मठ और गढ़ से क्या होना चाहिए? मुक्ति होनी चाहिए, है ना। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। राष्ट्र गीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथन ना पहने जिसका गुण हरिचन्ना गाता है, ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, और ये नागार्जुन की पंक्ति है। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया प्रकाश, ये निराला की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आप इन्हीं दोनों ऑप्शन में बता दें। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर हैं। तो यहाँ से देखिए आप, आवारा मसीहा आपने जाना कि लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। समय इसका 1974 ईस्वी है। और ये किस व्यक्ति पर लिखा गया है फ्रेंड? ठीक है, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, जीवनी है। और उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003 ईस्वी, किसने लिखा है? तो महिमा मेहता। और ये महिमा मेहता थी कौन? ये नरेश मेहता की फ्रेंड पत्नी थी। ठीक है, किस पर लिखी है? ये नरेश मेहता के जीवन पर लिखी है। और आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके 3 खंड है। दिशहारा पहला पार्ट इसका, दिशा की खोज दूसरा, और दिशांत ये तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है फ्रेंड मेरा परिवार। और इनके परिवार में पशु पक्षी सभी लोग आ गए हैं, बस ऐसे आप रिलेट करके याद रखते हैं। तो अतीत के चलचित्र कब का है? 1943 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। ठीक है, और मेरा परिवार में वर्मा जी ने नीलकंठ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार में वर्मा जी ने, मतलब महादेवी वर्मा की बात है, महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ यानी मोर, क्योंकि इसका कंठ जो है नीला होता है, नीलकंठ यानी मोर, नीलू मतलब गिलहरी, सोना मतलब हिरनी, धुरमुख का मतलब खरगोश, गौरा का मतलब गाय, और नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी, पशु पक्षियों का वर्णन किया। देखिए ये इन्होंने नाम दे दिया है। ठीक है, तो नीलकंठ या नीलकंठ कहा किसको है? तो मोर को कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नाम भी दे दिया। गिल्लू किसका नाम है? गिलहरी का। सोना किसका नाम है? हिरनी का। दुर्मुख खरगोश का। गौरा गाय का। नीलू कुत्ता। निक्को किसका नाम? वेरी इंपॉर्टेंट, तो निक्को फ्रेंड नेवला, और रोजी कुतिया रानी घोड़ी। ठीक है, तो इत्यादि पशु पक्षियों का इन्होंने वर्णन किया। जबकि पथ के साथ ही 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा का क्या है? संस्मरण है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, या फिर वाग्मय विमर्श। तो फ्रेंड रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति रस मीमांसा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आप बताइए काव्य मीमांसा किसका है? तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल है। रस सिद्धांत, स्वरूप एवं विश्लेषण डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, काव्य मीमांसा राजशेखर, और वांग्मय विमर्श विश्वनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड अगला प्रश्न। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद,
रांगे राघव, ईला चंद्र जोशी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार फ्रेंड ईला चंद्र जोशी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और वृंदावन लाल वर्मा तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, आगे देखिए इसकी व्याख्या क्या है। तो ईला चंद्र जोशी का समय कब से कब तक है, क्योंकि ये मनोविश्लेषणात्मक थे तो मनोविश्लेषणवादी 3 लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, 3 या 4। तो ईला चंद्र जोशी का समय 1902 से 1982। अज्ञेय भी हैं फ्रेंड, तो अज्ञेय का 1911 से 1998, जैनेन्द्र का 1905 से 1988, डॉक्टर देवराज का 1917 से 1999 इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है। तो अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, न्यूनिया यानी पुड़िका इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, समय क्या है इसका, तो समय फ्रेंड इसका 1946 ईस्वी है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी और इसके पात्र हैं राजा शातवाहन चंद्रलेखा। पुनर्नवा 1973 ईस्वी और इसके पात्र हैं लोरिकायन और मृच्छकटिकम। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी, इसके पात्र हैं छंदोगय या बृहदारण्यक। ठीक है, तो देखिए क्रम से भी है, क्योंकि क्रम से भी पूछ लिया जाता है नेट की परीक्षा में। पहले बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। आगे देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्त है या फिर निबंध है। तो ठेले पर हिमालय फ्रेंड ये निबंध है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समय इसका 1958 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं। तो विद्यानिवास मिश्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो फ्रेंड वंदे वाणी विनायको के रचनाकार पूछा गया है, तो के रचनाकार फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और इनके और भी निबंध हैं, गेहूँ और गुलाब 1950 ईस्वी, वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है धोखा, दांत, बालक, नृत्य, आप भव नारी मुछ, हा दा, घूरे को लता बीने, अपव्यय, नृत्य, ईश्वर की मूर्ति, होली अथवा होरी। और विद्यानिवास मिश्र के निबंध है चितवन की छाँव 1953 ईस्वी, हल्दी धूप 1955 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, संचारणी 1982 ईस्वी, सीरीज की याद आई 1995 ईस्वी। और कुबेर नाथ राय के निबंध है फ्रेंड प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, मलाल 1973 ईस्वी, उत्तर कुरु 1994 ईस्वी, बाड़ी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव। देखिए एक बार में तो याद नहीं होगा, तो रिवाइज करते चलते हैं ना। देखिए कुबेर नाथ राय के निबंध हैं या नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। ठीक है, अब कुछ काव्य शास्त्र से प्रश्न हैं। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अस्थाई भाव, विभाव या फिर अनुभाव या फिर व्यभिचारी भाव। तो फ्रेंड इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है रस सूत्र में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और व्यभिचारी भाव को क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव को ही क्या कहते हैं फ्रेंड, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव 33 संख्या इनकी 33 होती है। तो आप यहाँ पे देखिए
आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र रस सूत्र की व्याख्या की। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादत्त निष्पत्ति, इसमें अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ठीक है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? कुंतक हैं, वामन हैं, भट्टनायक हैं या फिर अभिनवगुप्त हैं? तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये नेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो भट्टनायक हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए साधारणीकरण के प्रतिष्ठापक भट्टनायक हैं। पाठक, श्रोता या दर्शक पाठ में दृश्य इत्यादि की रसानुभूति होना ही साधारणीकरण है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द का द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? द्व्यर्थी का मतलब दो अर्थ, ठीक है, तो अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा, तो ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है। वक्र का मतलब टेढ़ा, कोई आपको सीधा कह रहा हो लेकिन आप उसको टेढ़ा समझ रहे हो तो साधारण सी बात है, वो कुछ और कह रहा है आप कुछ और समझ रहे हैं, तो दो अर्थ निकल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ होते हैं, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो न गऊ नहीं अवसा, अल नीहू नहीं अस काहे कहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा कुछ और जा रहा है पर अर्थ कुछ और हो रहा है इसका समझने का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। श्लेष का मतलब जानते ही हैं आप, चिपकना, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर शोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित हो। इसी तरह अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड, जहाँ वर्णों की व्यंजना क्षम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित मही पथ मंदिर आए, देखिए मामा वर्णों की आवृत्ति हो रही है। उत्प्रेक्षा में जब उपमेय में उपमान की संभावना या संकल्पना कर ली जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पथ, श्याम सलोने गात, मनो नीलमल सैर पर आतप प्रयोग प्रभात। तो आप जानते हैं उत्प्रेक्षा में क्या आता है, मनु मानो, जनु जानो, ऐसे शब्द जहाँ पे आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए, आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित करते हैं। चलिए भट्ट लोलट, भट्ट लोलट का कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड? तो भट्ट लोलट, भट्ट भट्ट करेंगे तो उत्पत्ति निकलेगी, कुछ उत्पत्ति होगी, तो एक का दो। शंकु का फ्रेंड अनुमतिवाद है ना, शंकु का अनुमतिवाद है तो चार हो जाएगा, मतलब दो चार। भट्ट नायक का क्या है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, ठीक है, और साधारणीकरण के प्रतिष्ठाता भी हैं अभी आपने देखा। और अभिनवगुप्त का है अव्यक्तिवाद, ठीक है। तो 2 4 5 1 1, मतलब 2 4 5 1 किस में है? आइए देखते हैं, 2 4 5 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप यहाँ से देख सकते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। और दर्शन अगर इनका पूछ लिया जाए तो मीमांसा दर्शन। शंकुक का है उन्मतिवाद, अनुमतिवाद, और इनका दर्शन न्यायवाद। भट्ट नायक का भुक्तिवाद, दर्शन इनका सांख्य है। अभिनवगुप्त का अव्यक्तिवाद, दर्शन इनका शैव है। शास्त्र का है अस्तित्ववाद और दर्शन इनका नहीं दिया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न का सुमेलित करिए। इस प्रश्न का फ्रेंड अज्ञेय का क्या है? अज्ञेय का है, ठीक है, शब्द और मनुष्य, याद हो आपको, बहुत ही आसान सा है ये, शब्द और मनुष्य। और किशन पटनायक का क्या है फ्रेंड? विकल्प हीन नहीं है दुनिया, ठीक है, दुनिया के पास, सही बात है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, पर ये किसका है, ये रचना किसकी है? तो ये पटनायक की है, तो एक हो जाएगा। और केदारनाथ सिंह का क्या है फ्रेंड? तो केदारनाथ सिंह का है संवत्सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केदारनाथ सिंह का क्या है? संवत्सर। नहीं, गलत बता रहे हैं क्या?
केदारनाथ सिंह का है संवत्सर, इसका 5 हो जाएगा, है ना, इसका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। और अनामिका का क्या है फ्रेंड, अनामिका का है अस्तित्व के मानचित्र। तो आइए देखते हैं 4 1 5 2 किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई है एक बार मैं फिर से बता देना चाहती हूँ आपको। गलती क्या हुई है, देखिए शब्द अज्ञेय का जो हमने बताया, अज्ञेय का सिर्फ शब्द है, शब्द और मनुष्य नहीं है। तो एक बार फिर से हम इसको सम्मिलित करते हैं फ्रेंड, मिस्टेक हुआ है। तो देखिए अज्ञेय का क्या है, अज्ञेय का है संवत्सर, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। अज्ञेय का क्या है संवत्सर, क्योंकि अज्ञेय का शब्द नाम से है, शब्द और मनुष्य नहीं। तो शब्द और मनुष्य किसका है, तो बताते हैं आपको। चलिए दूसरा देखिए पहले, किशन पटनायक का क्या है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, ये तो राइट है इनका, 1 हो गया। और केदारनाथ सिंह का क्या है, तो केदारनाथ सिंह का है फ्रेंड कब्रिस्तान में पंचायत। तो कब्रिस्तान में पंचायत कौन कर रहे हैं, केदारनाथ सिंह। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र, ठीक है, स्त्रीत्व का मानचित्र। तो 4 1 5 2 किस ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। 4 1 5 2 ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में भी। तो संवत्सर किसका है, अज्ञेय का। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, किशन पटनायक। कब्रिस्तान में पंचायत, केदारनाथ सिंह। स्त्रीत्व का मानचित्र, अनामिका। शब्द और मनुष्य, परमानंद श्रीवास्तव का है। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। केदारनाथ सिंह का क्या है, तो केदारनाथ सिंह का है फ्रेंड अकाल में सारस, 1 का 4 हो जाएगा। और ज्ञानेंद्र पति का क्या है, तो ज्ञानेंद्र पति का है संशय आत्मा, ठीक है, 4 5 हो गया। भारत भूषण अग्रवाल का है अग्नि लीक, ठीक है, 1 हो गया। और कुंवर नारायण सिंह का है आत्मजयी, तो इनका 2 हो गया। तो 4 5 1 2, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। 4 5 1 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप यहाँ से देखिए, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, संशयात्मा का प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी ज्ञानेंद्र पति, अग्नि लीक 1976 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल, आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण, निर्वाचित कविताएं 2004 ईस्वी भगवत रावत की है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान सा प्रश्न ये भी है खैर। तो देखिए अखिलेश का है तद्भव पत्रिका, 1 का 3। अब 1 का 3 अब यहाँ से आप मिला लीजिए, ठीक है। तो 1 का 3 ऑप्शन डी में है, तो पहले से ही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख लीजिए डिटेल। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। और वर्तमान में साहित्य नमिता सिंह, वर्तमान में साहित्य आपकी पत्रिका है, संपादक कौन है, नमिता सिंह। बहुवचन राजेंद्र कुमार, पूर्वग्रह प्रभाकर श्रोत्रिय, समयांतर पंकज बिष्ट, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी बहुत आसान सा है, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल हलवा प्रश्न है। तो कहानी और कहानीकारों को सम्मिलित करना है, ठीक है। शतगति किसकी है, तो प्रेमचंद्र की है, 1 का 4 हो गया, ठीक है। बिसाती किसकी है, बिसाती प्रसाद जी की है, तो 1 हो गया। और 2 बांके चिड़िया आपको याद हो शायद। देखिए पाजेब किसका है, तो पाजेब जैनेन्द्र का है, ठीक है, पाजेब तो जैनेन्द्र का है, ठीक है। तो डी का चलिए 4 हो गया, डी का 2 हो गया, 1 और बच रहा है फ्रेंड, ठीक है। 2 बांके ये किसके हैं, तो ये भगवती चरण शर्मा के हैं 2 बांके, ठीक है। तो सी का 5 हो गया। तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 किस ऑप्शन में है, गलत कर दिया क्या मैंने, 3 1 5 2, ठीक है, हाँ 3 ही है, मैंने गलत वो किया था, मैंने मिलाया सही लेकिन वो गलत है। तो 3 1 और 5 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर है। यहाँ पे देखेंगे शतगति 1930 ईस्वी प्रेमचंद, बिसाती जयशंकर प्रसाद, 2 बांके 1936 ईस्वी भगवती चरण वर्मा,
पाजेब 1945 ईस्वी जैनेन्द्र, उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, ठीक है, ये किसकी पंक्ति है फ्रेंड? तो ये रसखान की पंक्ति है। 1 का 4 हो गया। मन लेत पे देत छटाक नहीं, ठीक है, मन लेत पे छटाक नहीं, देत छटाक नहीं, माफ़ कीजिएगा, मन लेत पे देत छटाक नहीं, ठीक है, मन पर ले लेती है लेकिन देती छटाक नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये, इसका अर्थ बहुत अच्छा है कि जब किसी बात को आप मन पे ले लेते हैं ना तो वो कुछ देता होता नहीं है। वैसे कई जगह इसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। तो ये पंक्ति फ्रेंड घनानंद की है, ठीक है। तो 2 का 3 हो गया। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। गिरा आ नयन नयन बिनु बानी, ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो 4 3 1 2, 4 3 2 1 2 किस ऑप्शन में है? यहाँ है ऑप्शन आपके। तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। और यहाँ पे आप देखिए शेष महेश गणेश दिनेश रसखान की पंक्ति है। मन लेते पे देत छटाक नहीं घनानंद की है। जैसे उड़ जहाज को पंछी सूरदास, गिरा आ नयन नयन बिनु पानी तुलसीदास की पंक्ति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। यहाँ से चलिए मिलान करते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए रचना के साथ उनकी विधा को सुमेलित करना है। तो शब्द और मनुष्य क्या है? तो शब्द और मनुष्य तो आलोचना विधा है। और अभी आपने देखा शब्द और मनुष्य किसका है? तो ये केदारनाथ सिंह का है फ्रेंड, ठीक है, केदारनाथ सिंह की आलोचना है। काशी का अस्सी क्या है? तो काशी का अस्सी ये तो उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, ठीक है। और ईला क्या है? तो ईला फ्रेंड ये भी नाटक है। पैरों में पंख बांध कर ये यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। बहुत आसान सा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए शब्द और मनुष्य किसका है? तो परमानंद श्रीवास्तव का है। काशी काशी काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ईला प्रभाकर क्षत्रिय का नाटक है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है। मिठौआ अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का निबंध है। आगे देखेंगे फ्रेंड, उपन्यास का उनके पात्रों के साथ सम्मेलन करना है, ठीक है। तो देखिए रंगभूमि के पात्र कौन है फ्रेंड? तो रंगभूमि के पात्र हैं कौन? तारा, तारा नहीं होंगे। रंगभूमि के पात्र हैं सोफिया, ठीक है। तो 1 का 5 हो गया। झूठा सच के पात्र कौन है? तो झूठा सच के पात्र हैं तारा, 4 हो गया। त्याग पत्र के मिड़ाल हैं, ठीक है। और अंधेरे बंद कमरे के तो नीलिमा, ठीक है। तो 5 4 1 2 आइए देखते हैं। तो 5 4 1 2 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप यहाँ से देखेंगे तो रंगभूमि किसका उपन्यास है ये? तो प्रेमचंद का है, 1925 ईस्वी। पात्र इसके सोफिया हैं। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। 2 भागों में है ये। प्रथम भाग इसका 1958 ईस्वी में और दूसरा 60 में। जिसके पात्र कौन है? तो तारा हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, 1937 ईस्वी। पात्र इसके मृणाल हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी। मोहन राकेश। पात्र इनके नीलिमा हैं। और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। पात्र इनके कौन है? तो पात्र इनके योके और सेलेमा हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सम्मेलित करना है आपको। तो अगला प्रश्न देखिए, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मेलित कीजिए। अब देखिए देवसेना किसकी पात्र है? तो देवसेना तो स्कंदगुप्त की पात्र है। और स्कंदगुप्त किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का है। और बिशु किसके पात्र हैं? तो बिशु फ्रेंड ये कोणार्क, ये जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? नाटक है कोणार्क शारदिया, ठीक है। तो कोणार्क के पात्र कौन है? बिशु। गांधारी किसके पात्र हैं? तो ये तो अंधा युग के पात्र हैं, ठीक है। सावित्री किसके पात्र हैं? तो सावित्री बिन्नी किन्नी, ये आपको याद होगा।
ये आधे अधूरे के पात्र हैं। और आधे अधूरे किसका नाटक है फ्रेंड? तो मोहन राकेश का है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। यहाँ से देखिए स्कंदगुप्त का समय क्या है? 1928 ईस्वी। और पात्र इनके कौन है? देवसेना, पृथ्वीसेन, भट्टार, पुरुषगुप्त, बंधु, विजया वर्मा। ठीक है। कोणार्क 1951 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। पात्र इसके विशु, नरसिंह देव, धर्मपाल हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी, इसके पात्र हैं धर्मवीर भारती, गंधारी, युयुत्सु। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, और इसके पात्र हैं मोहन राकेश, सावित्री, जुनेजा, महेंद्र नाथ, जगमोहन, अशोक। ठीक है। और चलिए ये खैर उससे पैसेज से क्वेश्चन है फ्रेंड, फिर भी देख लीजिए। कबीर की बाणी के विषय में क्या कहा गया है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसमें। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है। और डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनका समर्थन किया था। आगे देखिए कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो फ्रेंड भाषा लाचार सी नज़र आती थी कबीर के सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। खैर ये पैसेज से है प्रश्न, मैं बार बार कह रही हूँ। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। ठीक है। तो सदुक्कड़ी भी कहा जाता है ना। कबीर की भाषा की कैसी ताकत है? तो कबीर की भाषा में अकह कहानी मनोग्राही बना देते हैं। ये कुछ प्रश्न थे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कैसे प्रश्न हैं। तो असर्शन रीजन के हैं, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है। और आगे कल भाषा और विकास से प्रश्न है फ्रेंड, मतलब दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज यहीं तक हम क्लास को रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं अब। और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।